रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत ही नहीं अपितु उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में उसकी सामान्य इच्छा की अवधारणा का केंद्रीय महत्व है। सेवाइन के अनुसार रूसो द्वारा कहा गया अति महत्वपूर्ण तथ्य सामान्य इच्छा की अवधारणा है। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा की अवधारणा द्वारा ही दो विरोधी तत्वों में संतुलन व सामंजस्य स्थापित किया है। उसने अपनी इस अवधारणा की मदद से व्यक्ति की स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता में अर्थात लोकप्रिय प्रभुसत्ता तथा कानूनी प्रभुसत्ता में तथा व्यक्तिगत हित व सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित किया है। इस विवरण से तात्पर्य यह है कि रूसो सामान्य इच्छा द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संपूर्ण लोग जितने उस राज्य के नागरिक हैं वो सभा में बैठते हैं और अपने लिए कानून बनाते हैं, और जब सभा से बाहर आते हैं तो नागरिक होते हैं, उन कानूनों का नागरिक की भांति पालन करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा में कानूनी प्रभुसत्ता और कानूनी प्रभुसत्ता अर्थात जो कानून बनाने वाली संस्था है, और लोकप्रिय प्रभुसत्ता अर्थात जनता, इन दोनों प्रभुसत्ताओं में एकता स्थापित की है, जिन्हें लोकप्रिय प्रभुसत्ता या कानूनी प्रभुसत्ता कह सकते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित कह सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उनमें उन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की है। अब है सामान्य इच्छा का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य के पास सार्वजनिक हित की एक इच्छा होती है जिसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। ये ऐसी इच्छा होती है जो सबके कल्याण की इच्छा होती है। सार्वजनिक इच्छा जिसमें ये राज्य की इच्छा होती है और ये सभी के कल्याण की इच्छा होती है, इसलिए इसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। रूसो के अनुसार सार्वजनिक हित के संदर्भ में व्यक्ति दो प्रकार की इच्छाएं रखता है, यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति के सामने कोई हित रखा जाता है, कोई विषय रखा जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति पहले उस विषय पर स्वार्थपूर्ण ढंग से विचार करता है कि ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। यह व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है जिसके अनुसार व्यक्ति की किसी मामले में सार्वजनिक हित की तुलना में अपने व्यक्तिगत हित को महत्व देता है कि ये विषय मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात व्यक्ति जिस विषय पर स्वार्थपूर्ण ढंग से सोचता है, जो अपने हित के लिए सोचता है, उसे यथार्थ इच्छा कहते हैं। दूसरी है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा व्यक्ति की ऐसी नैतिकतापूर्ण इच्छा होती है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सार्वजनिक हित को महत्व देता है। रूसो का तर्क है कि आदर्श इच्छा व्यक्ति के हित तथा सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित करने वाली इच्छा होती है। जब व्यक्ति के सामने कोई सार्वजनिक हित होता है तो पहले तो उस पर वो व्यक्ति स्वार्थपूर्ण ढंग से सोचता है कि ये मेरे लिए कितना उपयोगी है, किंतु कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी इच्छा, जिसे आदर्श इच्छा कहते हैं, वो जागृत होती है और व्यक्ति अपने व्यक्तिगत को छोड़कर ये सोचता है कि सार्वजनिक सभी के कल्याण की इच्छा है, जिसे रूसो आदर्श इच्छा कहता है। क्योंकि आदर्श इच्छा
व्यक्ति के खुद के हित, व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित अर्थात सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने वाली इच्छा होती है। रूसो के सामाजिक समझौते के अनुसार जैसे सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के योग तथा एकीकरण से राज्य का जन्म होता है, वैसे ही सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के पारस्परिक योग तथा एकीकरण से राज्य की सामान्य इच्छा का जन्म होता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की इच्छा है और उसका प्रमुख लक्षण सार्वजनिक हित की अभिव्यक्ति, रक्षा एवं वृद्धि है। बोसांके के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा है अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है। इस प्रकार टी.एच. ग्रीन कहते हैं, सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कोई भी विषय जब लोगों के सामने आता है तो सबसे पहले लोग उस पर स्वार्थपूर्ण तरीके से सोचते हैं, यह मनुष्य की यथार्थ इच्छा है, अर्थात यथार्थवादी मेरे लिए कितना उपयोगी है। कुछ समय पश्चात परस्पर व्यक्तियों के जो स्वार्थ हैं वो आपस में टकराते हैं और क्योंकि हर व्यक्ति का स्वार्थ अलग अलग होता है इसलिए वो आपस में टकराती है यथार्थ इच्छा और व्यक्ति की दूसरी इच्छा जागृत होती है जिसे आदर्श इच्छा कहते हैं। फिर व्यक्ति सबके कल्याण के लिए उस विषय पर सोचता है। क्योंकि कल्याण सबका एक जैसा होता है इसलिए सबकी आदर्श इच्छाएं एक जैसी होती हैं। ये आदर्श इच्छाएं जब जुड़ जाती हैं, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो एक तीसरी इच्छा का निर्माण होता है जिसे सामान्य इच्छा कहते हैं। और ये सामान्य इच्छा राज्य की इच्छा होती है जो सभी के कल्याण की इच्छा होती है। अब है सामान्य इच्छा का प्रकटीकरण। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की है। अतः सामान्य इच्छा के निर्माण अथवा प्रकटीकरण के लिए इस शासन प्रणाली का उदाहरण ही उचित है। रूसो के अनुसार जब किसी नागरिक सभा में सार्वजनिक महत्व का कोई विषय प्रस्तुत होता है तो प्रारंभ में नागरिक उस विषय पर अपनी यथार्थ इच्छा के अनुसार विचार प्रकट करते हैं, किंतु नागरिकों के व्यक्तिगत स्वार्थ अनेक होते हैं और परस्पर विरोधी होते हैं। अतः शीघ्र ही वे एक दूसरे के विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से अस्वीकार कर देते हैं। इस स्थिति में कुछ नागरिक अपनी आदर्श इच्छा के अनुसार उस विषय पर विचार प्रकट करते हैं। क्योंकि सभी नागरिकों की आदर्श इच्छा समान होती है, अतः वह कुछ वाद विवाद के बाद इस आदर्श इच्छा पर आधारित विचार से सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार नागरिक सभा अपने बहुमत एवं सर्वसम्मति से नागरिकों की इस आदर्श शिक्षा पर आधारित निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। किंतु अब इस निर्णय को संपूर्ण नागरिक सभा का निर्णय कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सभा, नागरिक समाज तथा राज्य में कोई अंतर नहीं होता, अतः इस निर्णय को राज्य का निर्णय या इच्छा कहा जाता है। यही रूसो की सामान्य इच्छा है। विद्यार्थियों को जैसा अभी मैंने भी बताया था कि सामान्य इच्छा के प्रकटीकरण में भी यही है कि जब कोई विषय जनता के सामने प्रकट आता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस पर स्वार्थपूर्ण ढंग से सोचता है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि रूसो सामान्य इच्छा द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी व्यक्ति सभा के रूप में अपने लिए कानून बनाते हैं। तो सभी जब सभा के रूप में बैठते हैं तो सभी सांसद होते हैं और जब बाहर निकल के आते हैं तो सभी नागरिक हो जाते हैं। तो सभा के रूप में जब नागरिक सभी बैठते हैं तो उनके सामने जब कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने स्वार्थपूर्ण ढंग से सोचता है कि ये विषय मेरे लिए कितना लाभकारी है या हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की यथार्थ इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। इसलिए यथार्थ इच्छाएं आपस में टकराती हैं और व्यक्ति फिर खुद की यथार्थ इच्छा को छोड़ के सबके कल्याण के लिए दूसरी इच्छा को प्रकट करता है जो मनुष्य की आदर्श इच्छा है। क्योंकि
सभी मनुष्यों की यथार्थ इच्छाएं अलग अलग हैं लेकिन आदर्श इच्छा एक है। तो अर्थात वो विषय सभी के कल्याण के लिए कितना उपयोगी है, तो सभी व्यक्तियों की एक जैसी आदर्श शिक्षा निर्मित होती है और सभी व्यक्तियों की आदर्श शिक्षाओं के योग को सामान्य इच्छा कहा जाता है। क्योंकि ये संपूर्ण नागरिक सभा की इच्छा है, इसलिए और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राज्य में और नागरिक समाज में अर्थात कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात ये पूरी इच्छा अर्थात सामान्य इच्छा संपूर्ण राज्य की इच्छा मानी जाती है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं, पहला है एकता। सामान्य इच्छा का जन्म नागरिकों की आदर्श इच्छा के एकीकरण से होता है, अतः यह स्वयं एकता के लक्षण वाली होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता पैदा करती है। दूसरा है स्थायित्व। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होने के कारण होती है, अतः सामान्य इच्छा हमेशा स्थायी, अपरिवर्तनशील एवं पवित्र होती है। तीसरा है न्यायोचित। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव न्यायोचित होती है। सामान्य इच्छा व्यक्ति तथा राज्य दोनों का ही हित करती है, अतः इन दोनों की दृष्टि से न्यायोचित भी होती है। चौथा है अधेयता। सामान्य इच्छा संपूर्ण नागरिक समाज में ही निवास करती है, नागरिक समाज अर्थात राज्य में निवास करती है, अतः यह सदैव इसी में ही पाई जाती है। इसे संपूर्ण नागरिक समाज से अलग करके किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग अथवा संस्था को नहीं सौंपा जा सकता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा अधेय अथवा अहस्तांतरणीय होती है। अगला है अविभाज्यता। सामान्य इच्छा को विभिन्न हिस्सों, भागों या अंशों में नहीं बांटा जा सकता है, अतः इसमें अविभाज्यता का लक्षण पाया जाता है। अगला सामान्य इच्छा में प्रभु सत्ता निहित है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा में अनिवार्य रूप से प्रभु सत्ता निहित होती है। सामान्य इच्छा में बाध्यकारी शक्ति होती है और उसकी इस बाध्यकारी शक्ति को ही प्रभु सत्ता कहा जाता है। सामान्य इच्छा में निवास करने के कारण ही प्रभु सत्ता को औचित्य प्राप्त होता है और उसे होता है। सामान्य इच्छा के संसर्ग में रहने के कारण प्रभु सत्ता में अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्थायित्व, एकता, अविभाज्यता, अधेयता आदि। अर्थात सामान्य इच्छा प्रभु सत्ता अर्थात राज्य की संप्रभुता में निवास करती है, इसलिए जो संप्रभुता के लक्षण है वो सामान्य इच्छा के भी लक्षण हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा है, इसलिए ये राज्य की इच्छा है। अगला है सर्वोच्चता एवं निरंकुशता। सामान्य इच्छा संपूर्ण नागरिक समाज की एकीकृत इच्छा है और यह संपूर्ण समाज के सामान्य की इच्छा है। कानूनों का स्रोत। नैतिक दृष्टि से सामान्य इच्छा संपूर्ण नागरिक समाज के हित की इच्छा है, अतः वह सदैव न्यायपूर्ण व उचित होती है। भौतिक दृष्टि से भी सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है और स्वयं प्रभु सत्ता भी सामान्य इच्छा के अधीन होती है। सामान्य इच्छा की इन विशेषताओं के कारण रूसो सामान्य इच्छा को ही कानून का स्रोत मानता है। रूसो का कथन है, कोई उसकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता। यदि कोई सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया जाएगा। आलोचना। ये सामान्य इच्छा के विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम इसकी आलोचना। अस्पष्ट एवं अनिश्चित। यह कहना सरल है कि सामान्य इच्छा सदैव सार्वजनिक हित की इच्छा होती है, किंतु इस सार्वजनिक हित का पता लगाने का कोई स्पष्ट व निश्चित साधन हमारे पास नहीं है। दूसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत व्यक्ति की यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा की कल्पना पर खड़ा है। वह व्यक्ति की इन दोनों इच्छाओं में अंतर करता है और उन्हें परस्पर विरोधी मानता है।
किंतु आलोचकों का मत है कि व्यवहार में इन दोनों प्रकार की इच्छाओं में अंतर करना अथवा एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता है। तीसरा है जटिल सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुपयुक्त सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत सरल रचना वाले समाज में ही उचित रूप में लागू हो सकता है, क्योंकि ऐसे समाज में वर्गीय हितों में बहुत अंतर नहीं होता है, किंतु आधुनिक राज्यों में न केवल अनेक वर्ग पाए जाते हैं अपितु इन वर्गों के हितों में आपस में सीधी प्रतियोगिता व टकराहट भी होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही संभव है, जहां सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं, किंतु आधुनिक राज्यों में केवल प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दिखाई पड़ता है, जिसमें केवल जनप्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं। ऐसे लोकतंत्र में रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। ये रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी अवधारणा है। यह सत्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में कुछ आधारभूत दोष हैं। यह स्पष्ट व निश्चित है और इसकी आड़ में निरंकुश शासन की स्थापना का भय बना रहता है, किंतु इसकी इन कमियों के बावजूद इस अवधारणा का पर्याप्त महत्व भी है। यह सिद्धांत न केवल लोकतंत्र का समर्थक है अपितु यह इस आदर्श पर भी बल देता है कि शासन का एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा एवं वृद्धि होना चाहिए। धन्यवाद।